तो 2022 का मैंने एसएससी दिया था, तो बट उसमें फाइनली मेरी रैंक नहीं आई। तो डिमोटिवेशन होता है बेसिकली, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग थे उनका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका था। लाइक जो हाईवे का लास्ट का टॉपिक्स होते हैं कि हाईवे मटेरियल्स या फिर पेमेंट डिजाइन, तो मैम मतलब इतने फ्लुएंसी समझाती हैं कि हम स्टार्टिंग मुझे लगता था यार कितने टफ टॉपिक है, समझ में आता है बट भूल जाते हैं, समझ में आता है भूल जाते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है। बट मैम ने काफी अच्छा समझाया और वो तुरंत ही क्लियर हो गया, सो दैट वाज क्वाइट बिल्कुल। इम्प्रेसिव। श्योरली मैम, मेरी जो गलती ये थी कि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मैं नॉन टेक की तरफ भी चला गया था, एसएससी सीजीएल। तो पहले तो उनको ये भूल नहीं करना कि पहले अपने जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करना है। हेलो विपुल, तो सबसे पहले तो आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से। सो फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि आपको सिलेक्शन लेकर कैसा लग रहा है, आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट और आपका रैंक। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट टू द होल ईडब्ल्यू टीम, बिकॉज आपके सपोर्ट से मुझे ये सिलेक्शन मिला है। तो मैम, मेरा नाम विपुल सिंह है और मुझे ऑल इंडिया रैंक 505 मिला इस बार, एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड इन फर्रुखा बराज डिपार्टमेंट। सो थैंक्स टू ऑल द ईडब्ल्यू टीम, थैंक यू मैम। ओके विपुल, पहली बात तो बताओ आप कहाँ से हो और आपके घर में अभी कौन कौन है? जी सर, मैं प्रयागराज से हूँ, यूपी के एक विलेज है प्रयागराज में, वहाँ से हूँ। और सर मेरे फैमिली में मम्मी पापा और मेरे एक बड़े भाई हैं, और बड़े भाई अभी नोकिया में बैंगलोर में वो वर्किंग है। अच्छा, ओके और ओके। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मैम, मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर, और मेरे पिताजी फार्मर हैं। तो जी, और बिल्कुल मेरे बड़े बिल्कुल। भाई अभी working हैं। ओके, एक बात बताओ मुझे कि जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली में फार्मर बैकग्राउंड है, आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है, ठीक है, और प्रयागराज जैसे जी एरिया से आते हैं जहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, है ना? यूपी के अंदर मैं देखता जी। हूँ, राजस्थान में देख रहा हूँ, बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्या-क्या चैलेंजेस आए? जो कि लगभग आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे उससे रिलेट कर पाएँगे कि जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी और फिर आपने कैसे डील किया उन प्रॉब्लम्स के साथ? जी सर, जी। सर मैंने 2019 में बीटेक पास आउट किया था, तो उसके बाद मैंने सोचा एमटेक कर लेते हैं, गेट में कुछ नंबर अच्छे आ गए थे। सर तो एमटेक करा तो मेरा प्लेसमेंट भी ठीक-ठाक हो गया था, एक प्राइवेट फर्म था, बट हुँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, बिकॉज़ हमें पता है कि यूपी बिहार के लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा लाइक करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी सर, तो 2022 का मैंने एसएससी दिया था, तो बट उसमें फाइनली मेरी रैंक नहीं आई। तो हुँ, डिमोटिवेशन होता है बेसिकली, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग थे उनका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका था। हुँ, हुँ। क्योंकि जब मैं वहाँ हॉस्टल में था, तो कुछ अदर ब्रांच के बच्चे थे, जैसे हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुँ। वाले थे, तो उनका प्राइवेट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो एक डिमोटिवेशन हमेशा लगता था कि यार देखो ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे इनकी अच्छी पिक्स आ रही हैं और हुँ, हम कहाँ कर रहे हैं, हम खो गए हैं कहीं पे एक तरह से। बट फिर वही था, एक जज़्बा था कि करना है, और फाइनली बिल्कुल। मोटिवेशन तो जी सर, और सर मुझे ईडब्ल्यू ने काफ़ी सपोर्ट की। सेल्फ मोटिवेशन ही होता है, जैसे मतलब आपको अपने आप ही मोटिवेशन आता है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो चाहे जी कुछ मैम, है मैं गवर्नमेंट में ही जाऊंगा, चाहे मैं जितनी भी जी। मतलब मुश्किलें आए, प्रॉब्लम्स आए। तो वो अपनी सेल्फ हुँ, मोटिवेशन जो सबसे ज्यादा हमें बूस्ट करती है अपनी तैयारी के लिए। जी बिल्कुल मैम, मैम, जी। खुद को पहचानना कि हमें कहाँ जाना है और खुद के बारे में जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा विपुल सारे बच्चों को भी अब आपके माध्यम से फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि अगर आपके आस-पास वाले स्टूडेंट्स, आपके आस-पास वाले दोस्त जब सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे पता है कि वो पीयर प्रेशर कितना होता है ना? आपको फ़ील होने लग जाता है कि यार मैं भी उसी जी, कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं भी उसी कंडीशंस में पढ़ा हूँ, मैं भी उसी सर्कमस्टेंसेस में पढ़ा हूँ, लेकिन वो सेलेक्ट हो गए और मैं रह गया। उसने मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करी और वो सेलेक्ट हो गया और मैं रह गया। तो ये जो पीयर प्रेशर है, ये सबसे हेवी होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी को मैं हमेशा राइट। जैसे एड्रेस करता हूँ कि डरना नहीं कभी किसी के पैरों की नाप से। ये आपको ये नहीं सोचना है कि कौन कितना जल्दी कहाँ पहुँच गया, है ना? आप अपने पेस से जी, चलो। जी, तो डरना नहीं कभी किसी के पैरों की नाप से, अंत में पुण्य जीत जाता है पाप से। आपने मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है, तो आप बिल्कुल अपनी मंज़िल को पाओगे ही पाओगे। तो अंत में पुण्य जीत जाता है पाप से और गीता जी में सर, श्री कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा, कि पहली लड़ाई लड़नी है अपने आप से। अब क्या अपने आप से पहले है ना, अब अपने अपने आप को जानो, अपने आप से जो स्ट्रगल है वो करोगे, तो मुझे लगता है कि और आप इसके बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल हो आज हमारे साथ हो, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप नौकरी लेके बैठे हो, आपने पिछले साल फेलियर भी देखा इस एग्ज़ाम में लेकिन फिर से आपने मोटिवेशन बना के रखा और आगे आपने तैयारी करी।
और इस सर बार आप से लेवल भी थोड़ा ज़्यादा था। विपुल हाँ, आपने बिल्कुल, किया होगा। जी, बिल्कुल। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी इन लाइन्स में काफ़ी आप मोटिवेट भी करते थे और सिमरन मैम भी, तो मतलब आपके जो ईडब्ल्यू की पूरी टीम थी उन्होंने कहीं न कहीं बिकॉज़ मैं बीच में एसएससी, सीजीएल ये सब एग्ज़ाम भी देखने लग गया था हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि एक अंदर भीतर से होता है कि चलो कहीं न कहीं पहले प्लेस्ड होते हैं उसके बाद देखते हैं। बट बिल्कुल। सर हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई आपकी जो आपने क्रैश कोर्स लिया था, तो उसमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे बट एक पैकेज नहीं मुझे मिल पा रहा था कि कहीं पे मुझे सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएँ और मैं अच्छी तरीके से तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और जो कि फाइनली रिज़ल्ट में तब्दील हुआ, तो उसके लिए काफ़ी थैंक यू मैं करना चाहता हूँ। और आप ईडब्ल्यू के कौन से बैच से हो? एक तो आपको क्रैश कोर्स से हेल्प मिला। जी आपने मैम। हुँ, मैंने जब क्रैश कोर्स किया तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि सारे जितने भी एक्सीलेंट फैकल्टी हैं सबको पीडब्ल्यू ने एक टीम पे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया हमें कि हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं। तो हुँ, मतलब पहले क्या रहता कॉन्सेप्ट क्लियर रहता था बट फिर एग्ज़ाम आते-आते कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं, कुछ सब्जेक्ट खराब हो जाते थे। तो जब मैंने क्रैश कोर्स किया तो वहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। तो उसके बाद जैसे ही आपने सीबीटी 2 का बैच लॉन्च किया तो मैंने तुरंत उस बैच को जॉइन किया और जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा कि सीबीटी 2 क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि इसका लेवल क्या होने वाला है, पेपर तो फर्स्ट टाइम हो रहा था सीबीटी में, तो हुँ। काफ़ी हेल्पफुल रहा। जी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अब सीबीटी 2 में जैसा आपने बैच जॉइन किया, आपको पता है कि सीबीटी 2 में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस करवाई थी, वो आपको जी, किस लेवल की लगी? क्या कैसा लगा? मतलब जैसे 1-2 बच्चों का मेरे पास रिव्यू आया था कि सर जी, क्वेश्चन थोड़े-से टफ लेवल के हैं, जो आप प्रैक्टिस जी, करवा रहे हो। तो वो कितना जस्टिफाइड है कि आप उस लेवल की तैयारी करके जाओ एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर तैयारी करके जाओ तो कितना बेनिफिट मिलता है? या फिर एग्ज़ाम के लेवल से जब किसी को पता ही नहीं है, तो उस एग्ज़ाम के लेवल के बराबर का या उससे नीचे की तैयारी करके जाओ, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जी सर, बिल्कुल, जैसा कि आपने सीबीटी 2 बैच को स्टार्ट किया तो जो आपका आपने जो जिस लेवल के क्वेश्चन्स कराए तो उसमें पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पेपर का लेवल ये होगा तो तुम इस लेवल के क्वेश्चन्स कर लो या ऐसा कर लो। आपने जो भी पढ़ा उसमें सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया तो मतलब हम एक तरह से तैयार थे कि पेपर का लेवल कुछ भी होगा, तो हम उसमें हुँ, फाइट हुँ। कर सकते थे। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी अदरवाइज़ कुछ लोग बोल रहे थे पेपर बहुत सिंपल आएगा, कुछ बोल रहे थे ईएस के लेवल क्वेश्चन आएगा। तो हमने उस पे ध्यान नहीं दिया, हमने जैसे कि आपने जो भी कोर्सेज़ कराए, जो भी लास्ट में तो आपने सारे जो मेन कॉन्सेप्ट थे, उस पे क्वेश्चन लेके आए। तो वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि पेपर के लेवल कुछ भी हो, तो हम उसमें अच्छा कर ही पाएँगे। तो यार डेफ़िनेटली बिल्कुल। सर वो एक अच्छा मूव था। और सर ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट नहीं उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। तो जो कह रहे थे कि टफ क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है वो टफ नहीं थे, वो लेवल ज़्यादा इसीलिए कराया था कि एक जी ही मैम। क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस कवर हो जाए। बिल्कुल मैम। हुँ। और आप विपुल 2024 के लिए नेक्स्ट के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप उनको कुछ जी, ऐसी गाइडेंस या कुछ ऐसा बताना चाहोगे कि आपने ये गलती की, आप चाहते हो कि वो ना करें? क्योंकि एक-दूसरे की गलती से ही हम लोग सीखते हैं, जी तो मैम। कुछ आप उनको बताना चाहते हो? श्योरली मैम मेरी जो गलती ये थी कि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि मैं नॉन-टेक की तरफ भी चला गया था एसएससी, सीजीएल। तो पहले तो उनको ये भूल नहीं करना कि पहले अपने जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको प्रॉपर्ली उसको प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने 4 सब्जेक्ट पढ़े फिर हमने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं निकला हम डिमोटिवेट हो गए, फिर हमें लगा यार हमारा तो होगा ही नहीं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना जो भी 24 के एस्पिरेंट हैं, तो उनको पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसके बाद एग्ज़ाम को फाइट करना है। और बेसिकली 1 या 2 ही एग्ज़ाम को टारगेट करना है। हम क्या करते हैं कि चलो इसकी तैयारी कर रहे हैं, बीच में कोई एग्ज़ाम आ गया, तो जब हम उसके लिए तैयारी करने जाते हैं तो हमारा ऑलरेडी 15 से 1 महीना 15 दिन से 1 महीना चला जाता है उसके पीछे। तो प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप 1 या 2 एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए अच्छे से और उसकी अच्छे हुँ, से हुँ। तैयारी कीजिए। बिल्कुल, और मतलब सीधी-सी बात है कि आप एक एग्ज़ाम को अपना जो पूरी एनर्जी है वो चैनलाइज़ करके एक तरफ लगा दो, तो आप सक्सेस के बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, वो टाइम आपका बच जाएगा। अल्टीमेटली देखो आप एफर्ट लगाओगे 4 जगह पे तो आपकी एनर्जी 4 जगह डेविएट होगी और आप जी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है उस समय आप सक्सेसफुल हो जाओ लेकिन समय के टाइम बहुत लग जाएगा वहाँ पर। इससे बढ़िया ये है कि हम पूरा फ़ोकस होके एक ही चीज़ को पढ़ें और लगातार उसी पे करें और 10 चीज़ें एक साथ पढ़ने की बजाय अच्छी चीज़ ये है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ लिया। तो उससे आपके एक्यूरेसी और एफर्ट भी बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा बिल्कुल बताओ डिपार्टमेंट चूज़ करने में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना? क्योंकि जी। जब ऑप्शन फॉर्म आता है मैं देख रहा था कि और हमेशा से होता है ये बात कि डिपार्टमेंट कैसे चूज़ करें या डिपार्टमेंट बच्चों की जो पर्सनल प्रेफ़रेंस है वो कैसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट अगर एसएससी जेईई की बात करी जाए?
सर मैंने तो मतलब यही देखा कि जैसे यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोज़ थे जो बता रहे थे कि आपका जो नंबर है और उसके और आपको जो लगता है मतलब एस्टिमेटेड एक लगाया गया था कि आपकी ये रैंक आ सकती है, तो आप ये डिपार्टमेंट चूज़ कर लो। बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि आपकी नंबर पहली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद आपके प्रेफ़रेंस को प्रायोरिटी दी जाती है। हुँ, जैसे हुँ। तो अब किसी का एमईएस फर्स्ट प्रेफ़रेंस थी, किसी का पीडब्ल्यू फर्स्ट प्रेफ़रेंस था। हुँ, हुँ। तो बेसिकली वही होता है कि जो प्रेफ़रेंस ऑर्डर होता है आपके अनुरूप होना चाहिए, किसी के हुँ। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप अपने अनुरूप ही सुनो, सबकी करो अपने मन की। बेसिकली यही बात हो जाती है। जी बिल्कुल, सर। बिल्कुल। हाँ, तो आप बिल्कुल सही है, सबसे पहले तो अपने मार्क्स जो आप किस कैटेगरी में, किस मार्क्स में लाई करते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि जी सर। आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद अपनी सर बेस्ट प्रेफ़रेंस को ही चूज़ करना चाहिए, जो आपको लगता है सबसे बेस्ट है मेरे लिए, आपको हमेशा वही चूज़ करना चाहिए, ठीक है? जी आपको सर। फराका पैराज डिपार्टमेंट मिला है, उसके लिए भी बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया थैंक यू डिपार्टमेंट सो है, मच सर। प्यारा डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो और सर हाँ, मुझे मैम। मुझे विपुल की बात बहुत अच्छी लगी कि हुँ, डिमोटिवेशन देखो सर सबको आती है, विपुल को भी आई, लेकिन उसके बाद उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम तभी खत्म कर देंगे। और अगर हुँ, आप तैयारी कंटिन्यू नहीं की होती तो शायद अभी ये रिजल्ट नहीं होता, तब हम तभी हार मान गए होते। और अभी कितने सारे सर ऐसे स्टूडेंट्स हैं मतलब जिनका हो सकता है कुछ नंबर से मार्क्स से रह गया हो, तो अभी फिर से हुँ। एग्ज़ाम आ रहा है, उनके पास मौका है, 6 महीने हैं, वो फिर से तैयारी कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात सीखने को मिलती है कि एक तो कुछ ही एग्ज़ाम पर टारगेट करो और दूसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। बिल्कुल, और जो इस बार बच्चे हैं जैसे इनको बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिली है बहुत सारे स्टूडेंट को। बिल्कुल आप भी एग्री करते होंगे कि जो 2024 के स्टूडेंट अब जो टारगेट करेंगे पेपर को, मान लो अभी इस साल 2023 वाले फाइनल रिजल्ट में वो 1-2 मार्क्स से रह गए होंगे। लेकिन अब उनके पास वापस से एक मौका है बहुत जल्दी, 4 या 5 महीनों के अंदर ही सीबीटी 1 जो वापस एसएससी का आ रहा है। तो इतने कम समय में एक और मौका मिलना मैम, और हुँ, एसएससी की तरफ से बहुत अच्छी बात है, और बच्चा फिर से अपनी एनर्जी को मतलब चैनलाइज़ कर सकता है और अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को वापस से टारगेट कर सकता है। हुँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी फिर से है, तो डीमोटिवेट तो अब होने की ब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम लाखों बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो कहीं न कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस लायक नहीं थे, उस काबिल नहीं थे, लेकिन दिन होता है कभी-कभी, आपका लक थोड़ा फैक्टर काम करता है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर इस साल आपका नहीं हुआ तो लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका है, वो सीट आपकी है। ये इस बात को आपको हमेशा अपने आप को बोलना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है उस चीज़ को लेके। ठीक है। विपुल, क्या-क्या आपके फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे प्रिपरेशन के दौरान? कौन-कौन से फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स थे आपके? जी सर। तो सर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि सिमरन मैम मेरी फ़ेवरेट थी क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को लाइक जो हाईवे का लास्ट का टॉपिक्स होते हैं कि हाईवे मटेरियल्स या फिर पेमेंट डिज़ाइन, तो मैम मतलब इतने फ्लुएंसी समझाती हैं कि हम स्टार्टिंग मुझे लगता था यार कितने टफ टॉपिक है, समझ में आता है बट भूल जाते हैं, समझ में आता है, भूल जाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है। बट मैम ने काफ़ी अच्छा समझाया और वो तुरंत ही क्लियर हो गया, सो दैट वाज़ क्वाइट बिल्कुल। इम्प्रेसिव। और सर आपने जो स्टील के मेंबर्स होते हैं, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर इन सबको काफ़ी अच्छा मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने जो भी सब्जेक्ट लाते हैं और जो भी टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी अच्छे से समझा देते हैं। और तो मतलब यस सर, आई क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है? मतलब आपने रिवीज़न किया होगा, लास्ट में कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई होगी, कुछ उस बारे में? जी, जी। मैम मेरा बेसिक फ़ोकस यही था कि मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान दूँ, ना कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। तो मेरा फर्स्ट यही था कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर उसपे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं सपोज़ किसी टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक उसपे 4 डिफरेंट क्वेश्चन्स टाइप के क्वेश्चन्स आ सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास टाइम भी कम था क्योंकि मैंने 1-2 एग्ज़ाम और भी टारगेट कर लिए थे। हुँ, हुँ। तो मैंने वही किया कि जितने भी टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं पहले उन पे फ़ोकस करते हैं, उसके बाद टाइम मिलता है तो उस कॉन्सेप्ट को बार-बार रिवाइज़ करके स्ट्रॉन्ग कर लिया जाएगा क्वेश्चन को। या डेफ़िनेटली क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल तो सही बात। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो और सर एक स्टूडेंट्स को ये नॉन टेक का बहुत डाउट रहता है कि नॉन टेक कैसे प्रिपेयर करें? थोड़ा-सा मतलब कुछ आप उसके लिए ऐसा बता दो क्योंकि नॉन टेक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं कि ये करना है, वो करना है। कुछ आप हुँ, ये बताना चाहें? बिल्कुल मैम, देखो अभी अगर बात की जाए टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही चीज़ें हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। हुँ, तो नॉन टेक्निकल के लिए जैसे अभी विपुल ने बताया कि सर
टेस्ट देना और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें अपनी कमियाँ पता चलती हैं और हमें अपनी कमियाँ पता होंगी तो हम उस पे काम कर पाएँगे और बढ़िया तरीके से उसको रेक्टिफाई भी कर पाएँगे। तो सबसे पहले एक प्रोसेस बता देता हूँ मैं कि क्या-क्या 2024 के जितने बच्चे अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को भी, तो आप ये देख सकते हो एक प्रोसेस आपको हमेशा मेंटेन रखना है। सबसे पहला आपके पास नोट्स प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक वे में आपके पास होने चाहिए, ठीक है? डिटेल नोट्स आपके पास होने चाहिए, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो। आपके पास सिस्टमैटिक नोट्स बनाओ। कोशिश पूरी करो कि आपके वो सारे नोट्स हैंड रिटन हो। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ के फॉर्म में हो, किसी और फॉर्म में हो, क्योंकि बाद में लास्ट मोमेंट पे उस पीडीएफ को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है? किसी किताब को उठा लोगे लास्ट मोमेंट पे आपको लगेगा बहुत बर्डन है, आप गिव अप कर जाओगे उस समय। लेकिन अगर आपके हाथ के बने हुए नोट्स हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप हर बार उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड रहोगे उतना ज़्यादा। तो सबसे पहले नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ-साथ टेस्ट आपको रेगुलर लगाना है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नॉन टेक पोर्शन क्योंकि इंजीनियर्स का मेन फोर्टे नहीं है, हम लोगों ने नॉन टेक बहुत पहले पढ़ के छोड़ दिया है। 10th क्लास के बाद बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड नहीं रहते हैं ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड में आ जाते हैं, फिर ये डिप्लोमा कर लेते हैं, फिर बीटेक कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपना बेसिक क्लियर करना है और बहुत कम समय में आपको नॉन टेक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, मार्क्स भी लेके आने हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप नॉन टेक से डेडिकेटेड रिलेटेड, मान लो हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब उसको पूरी हिस्ट्री को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, मिडीवियल, मॉडर्न, आप उसको एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों में डिवाइड करो और फिर उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इंडिविजुअली और उन क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने पॉइंटर्स बनाओ। हिस्ट्री के आप 200-250 पॉइंटर बना सकते हो, ज्योग्राफी के आप पॉइंटर्स बना सकते हो, आप इकोनॉमी के पॉइंटर्स बना सकते हो और लास्ट मोमेंट में सिर्फ उन पॉइंटर्स को अगर आप पढ़ के जाओगे, तो नॉन टेक के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो जाएँगे। तो नॉन टेक को करने का इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन के ऑप्शंस को एनालाइज करो, उसी से आपका डेटा सीखो और अपने पॉइंटर्स के रूप में उसको नोट करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप नॉन टेक में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेरी एडवाइस ये है मैम, सारे बच्चों को जो नॉन टेक में थोड़ा स्कोर करना चाहते हैं और सीबीटी 1 को टारगेट कर रहे हैं। तो विपुल, बहुत अच्छा लगा कि आपने इंजीनियर्स वाला टीम के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस जर्नी से जो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन से पूरी तरह से भरी हुई थी, अप्स एंड डाउन्स आपने सब देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपने अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखा है, आपने अपने आप को मेहनत करते हुए देखा है, आपने फेलियर्स देखे हैं और सक्सेस भी देखी है। तो आपकी स्टोरी एक तरह से मोटिवेशनल स्टोरी है, ये प्रेरणा देगी उन सभी बच्चों को जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे और अभी वो उन्होंने सोचा होगा इस रिज़ल्ट के बाद कि यार अब मैं नहीं करने वाला। तो उनको भी एक छोटी उम्मीद ज़रूर मिली होगी कि यार विपुल ने भी पिछले साल यही सोचा होगा, उसके दिमाग में भी ये बात आई होगी, तभी उसने नॉन टेक वाले एग्ज़ाम को टारगेट करने की कोशिश करी, कहीं अपना डेविएट हो गया पाथ से। तो अगर जो बच्चे अभी 2-3 साल से हैं और वो इस उम्मीद को छोड़ चुके हैं, मुझे लगता है आपकी बातें सुन के उनको फिर से वो एक उम्मीद मिली होगी, फिर से वो मोटिवेट होंगे और 2024 में फाइनल पीडीएफ में उनका नाम भी ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच विपुल, थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और सिमरन मैम, आप कुछ कहना चाहें? बस थैंक सर, यू सर। अच्छा लगा विपुल आपने हमें ज्वाइन किया और फिर से कांग्रेचुलेशंस आपको, आपकी पूरी फैमिली को। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। या मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।